इनकम जनरेशन बेसिकली की मैं अगर बात करूँ तो उसका कभी लगता था कि मैं कहाँ से मैं क्या ज्वाइन करूँगा, क्या करूँगा? तो उस टाइम पे बस ये था कि प्लेसमेंट हो जाए, कहाँ होगी कैसे होगी वाज मतलब इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेडली बहुत कम सोचा था, बट हाँ एक बैकअप प्लान सब सोचते हैं, एवरी निफ्टियन विल हैव दिस। कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? टेलरिंग फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर फैशन डिजाइनिंग सिर्फ टेलरिंग नहीं है। Will we see more designers in the future or will we see more tailors in the future? We will definitely see more designers in the future. How do people transition from if somebody basically कोई टेलरिंग कर रहा है या छोटा सा एक बुटीक चला रहा है तो ट्रांजिशन कैसे करें एक डिजाइनर में? For the transition, that is where institutes like us. All right, hi Ritvik and welcome to this I think one of the first episodes of जो हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं. This is called as एक कदम आगे, which is our tagline as well. So हमने यही सोचा था कि दैट एक कदम आगे में हम बेसिकली उन लोगों को हम लेके आएंगे, उनसे हम बात करेंगे कि लोग भी इंस्पायर हो पाएँ, लोग उनकी जर्नी देख पाएँ जो एक्चुअली जिन्होंने 0 to 1 बेसिकली कर रखा है एट यंग एज और लेटर एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड जो एक्चुअली जानते हैं कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो उसमें क्या क्या बेसिकली कठिनाइयाँ आ सकती हैं, आएंगी, किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने वो सब बेसिकली कर रखा है पहले. And they've gone through failures, they've gone through up and downs. So एक कदम आगे is basically nothing but taking that one step every day. एक कदम आगे लेना रोज, जिससे आप पूरे साल में 365 कदम आगे ले पाओ. So welcome to this very first episode of एक कदम आगे. And हमने पहले सोचा था कि हम बाहर जाके लोगों से, जैसे मैंने बोला कि हम ढूंढेंगे, but I think we should obviously start from inside because हमारी ही स्क्रीन बॉक्स की जो अंदर की टीम है, उन्हीं का बेसिकली जो एक कदम आगे मूवमेंट हुआ है पिछले 3.5-4 साल में, that has been very inspiring for everybody, including all of us, our backers, our stakeholders, etc. So चाहे वो तुम्हारी जर्नी हो where you at a very young age joined Skill in a Box at a very nascent टाइम, जहाँ पे हम लिटरली एक छोटे से फ्लैट में काम कर रहे थे, वर्सेस आज हम बेसिकली हमारे काफ़ी एक्सपीरियंशियल सेंटर्स खुल चुके हैं. So yes, we're going to talk more on this, more on telling people that how do you basically, अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, how is YouTube amazing for learning design, and how is YouTube not amazing also to learn design, how is a platform amazing to learn design, platform like us, how is a college amazing to learn design, and how is it also not amazing to learn design. So we're going to talk all about basically this journey, 0 to 1, for every budding designer यहाँ पे. Very focused to designers today. I'm sure that we'll get in more skill sets later on. But welcome to this Ek Kadam Aage show. And thank you so much, not just for sitting on the table with me and talking, but thank you so much for विजन देखने के लिए स्क्रीन बॉक्स का उस टाइम पे जहाँ पे हम कुछ नहीं थे, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ था. सो माय पहला क्वेश्चन तो मेरा वही होगा. क्वेश्चन क्या मतलब, आई थिंक लेट्स जस्ट कीप इट एज अ कैंडिड कन्वर्सेशन कि कोई भी देख रहा है यहाँ पे, दे कैन एक्चुअली skip to basically पार्ट जो देखना चाहते हैं. सबसे पहले आई एम श्योर दैट पीपल वुड वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, बिकॉज आई मीन एवरीबडी नोज इन स्क्रीन बॉक्स एटलीस्ट और समवेयर आउटसाइड एज वेल दैट आप निफ्ट से आए हो, आपने निफ्ट में डिजाइनिंग करी है, एंड डिजाइनिंग never came very easy to you also, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोल रहा था कि the last generation took understood design as a very different perspective than probably what this generation does. So जैसे हम भी इंटरव्यू लेते हैं, हम कहते हैं कि यार आपको अलाउ कैसे कर दिया डिजाइनिंग करने के लिए, एंड दैट इज अ क्वेश्चन विद जो सबके दिमाग में ऐसे वो स्माइल दे देते हैं कि यस, मतलब इनको थोड़ा सा पता है कि इतनी आसानी तो नहीं होगी मेरे को, इतनी आसानी से मैंने डिज़ाइन नहीं करी होगी. So yes, what is your journey? Quickly, if you can just get, and then we'll flow into this whole conversation जहाँ पे लोग देख पाएं कि exactly वो कैसे एक डिजाइनर बन सकते हैं. Hello, everybody watching. I am Ritvik. You already know me, but for those who don't, so I started my journey in design at the age of 16 with NIFT, because coming from a non-creative, non-design background, the only thing I knew about fashion design is NIFT. तो बस that was the mindset that I made कि अगर designer बनना है तो यहाँ जाना है. Then I did not do any ऐसा professional training or coaching to get into NIFT. I did not have anybody who could guide me कि ऐसे होता है वैसे होता है. It was all just Google. Wow.
I just kept googling ये कैसे होता है वो कैसे होता है. There were a few vlogs on YouTube. I remember watching. There were some girls who had made vlogs about their journey, so that helped. So YouTube is helpful somewhere, a lot of places, but and then I started NIFT at the age of 16, graduated at 20 in 2020 when COVID चल रहा था जब. I did my final exams, final jury from home during COVID, and after that, I worked with back then much smaller labels. I had my own jewelry label also called Tabdari, which is now taken over by a friend. She's running it beautifully, successfully. Then I worked with Kawana, another beautiful label everybody in fashion should check out. Then I got this, I would say, privilege to work with Varun Bhel at the age of 21, which How did you get into Varun Bell? how did I get into Varun Bhel? So, one of the very senior designers working at Varun Bhel, I think I will not take the name, was one of my friend's elder brother, and he had seen my work through my friend throughout my college, and he was happy with it, impressed by it, I don't know. So he actually told us that there is these vacancies at Varun Bhel, and me and my friend Damni, we were always working together in college on all the projects, everything. So he was like, this is, it's a club vacancy, both of you apply together, let's get you in. That's how we got in. That's how we got to know that Both of you there got was- in. Yes. Wow. So we were actually flatmates for 3 years. We did most of our projects together. Then both of us got into Varun Bhel together. We quit also together. But yeah, that's how I got into Varun Bhel, through Dur ka reference who had just seen my work from a distance. And then you joined Skillbox. And then I joined Screenbox. That's So I think जो सबका सवाल यही होगा यार कि मतलब Varun Bahl, of course, amazing designer. Everybody loves his designs, and it is only few of the people in this world who get a chance to work with amazing designers at such a young age. छोड़ा क्यों? आई थिंक एक यंग एज पे एक वो कीड़ा होता है. There is this saying, no, the grass is always greener on the other side. When you, at a very young age, when you get this opportunity of working at a place that is so big, which there are so many people who are older than you, लोग जो आपसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं, वो भी वहाँ ऐसे डेली एप्लीकेशंस आती हैं, 6-8 साल का एक्सपीरियंस, दे गेट रिजेक्टेड. सो आई थिंक कहीं ना कहीं एट दैट एज वी डिडंट वैल्यू इट ऑल्सो. देयर वाज दिस कीड़ा कि अभी तो एक्सप्लोर करना है, अगर इतनी कम उम्र पे ये हो गया तो और भी बहुत कुछ होगा. देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया प्लेड अ बिग रोल कि सो कमिंग फ्रॉम फैशन हमें स्टार्टअप्स, बिजनेस, इस सब के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता. And that is a time when I was new to this word startup, और एक मन में वो था कि देखना है ये होता क्या है. Cause for a fashion designer it is, I think, a very far fetched dream. सबका सपना होता है कि एक दिन हम भी अपनी ब्रांड खोलेंगे. कैसे खोलना है, कहाँ खोलेगा, कुछ नहीं पता. तो when you see, जब आप देखते हो किसी और को कि उन्होंने अपना खुद का कुछ शुरू करा है, तो एक क्यूरियोसिटी बहुत आई होती है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होता है. बिकॉज वरुण बहल बहुत सालों से, लाइक दे हैव बीन रनिंग, जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा सालों से वो काम कर रहे हैं. तो वहाँ सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, एवरीथिंग इज देयर. तो वहाँ आप सिर्फ अपनी डिज़ाइंस में इनोवेट कर रहे हो. बट जब आप कहीं छोटी जगह जाते हो, नॉट छोटी जगह बट किसी नई जगह जाते हो, तो आपको सच में पता चलता है कि कैसे बिल्ड हुआ है वो स्ट्रक्चर. और आई थिंक उस टाइम पे एक वही दिमाग में था कि यहाँ पर जो कुछ भी है, मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम है. एंड आई थिंक मुझे देखना था कि मैं कर भी सकता हूँ कंट्रीब्यूट या नहीं. एंड दैट्स Okay. This is a मतलब hearing your story, I think one question जो मेरे दिमाग में आ रहा है, which is for all the budding designers, that जब तुमने डिजाइनिंग ज्वाइन करी थी इन निफ्ट, एंड व्हेन यू बेसिकली वेंट थ्रू दैट होल प्रोग्राम ऑफ निफ्ट, 4 years का आई थिंक 4 years. प्रोग्राम था, एंड 4 years की डिग्री थी, एंड उसके बीच में बेसिकली क्या क्या दिमाग में आता था कि यार इस फैशन डिजाइनिंग के बाद मैं ये काम कर पाऊंगा, कहाँ कहाँ काम कर पाऊंगा, कैसे कैसे कर पाऊंगा. सो
इनकम जनरेशन बेसिकली की मैं अगर बात करूं तो उसका कभी लगता था कि मैं कहाँ से मैं क्या ज्वाइन करूंगा क्या करूंगा? आई थिंक हर साल जब फर्स्ट ईयर से ही जब प्लेसमेंट्स होती थी, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए सीनियर्स के लिए लोग आते थे, तो जब हम स्टोरीज सुनते थे कि हाईएस्ट पैकेज इतना है, इतने लोगों का लग गया, इतने लोग अभी भी बेरोजगार रह गए, तो ऑफ कोर्स सोचा तो बहुत था, कभी ऐसा बहुत डिसाइसिव वो नहीं था कि मुझे यही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर भी था कि 40-45 लोगों का बैच है, उसमें से हर साल प्लेसमेंट 15 से मैक्सिमम 20 लोगों की हो रही थी। तो उस टाइम पे बस ये था कि प्लेसमेंट हो जाए, कहाँ होगी कैसे होगी वॉज, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेडली बहुत कम सोचा था। बट हाँ, एक बैकअप प्लान सब सोचते हैं, एवरी निफ्टियन विल हैव दिस, क्या होते हैं वो सब? अगर प्लेसमेंट नहीं हुई तो फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, मैगजीन्स के लिए काम करना, फ्रीलांस में वर्किंग एज अ स्टाइलिस्ट की तरह, अगर आप 4-5 क्लाइंट्स भी ढूंढ लो जिनके साथ आप रेगुलरली काम कर पा रहे हो, देन खुद से कंटेंट क्रिएट करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ये हम असाइनमेंट्स में करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेन भी किया जाता है, हमें असाइनमेंट्स दिए ही ये बोल के जाते हैं कि अगर कुछ नहीं करोगे, मतलब सो निफ्ट हैज़ दिस मेंटालिटी, दे से कि इफ़ यू ग्रेजुएट फ्रॉम निफ्ट यू विल नेवर बी बेरोजगार, आपको इतना कुछ आता होगा कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो कहीं ना कहीं वो था कि अगर प्लेसमेंट नहीं लगी तो इस सब में से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, पर ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी यही थी। प्लेसमेंट होती है। एंड कोई खुद जाके वो भी तो होगा कि कोई खुद जाके अपना खुद का कोई ब्रांड या बुटीक भी खोलते होंगे। डेफिनेटली बहुत लोग खोलते हैं, बट अगेन निफ्ट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर हम निफ्ट की बात करें, वहाँ पर 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास वो कैपिटल है कि वो खोल सकते हैं, बट देर इज़ ऑलवेज द अदर हाफ और 10% तो निफ्ट में जिन्हें सारे पता है अमीर आते हैं क्या? हम खोल ही नहीं सकते। हाँ, मतलब अभी देर इज़ एक कोटा होता है नेफ्ट में जो आई थिंक किसी और कॉलेज में नहीं होता, मैंने किसी में नहीं सुना, इट्स कॉल्ड एनआरआई कोटा। नहीं होता है। हाँ, तो अगर कोई स्टूडेंट महीने की, सॉरी, सेमेस्टर की 7 से 8 लाख फीस दे पा रहा है टू जस्ट स्टडी, ऑफ कोर्स उनके पास वो कैपिटल है। 7 से 8 लाख में लोगों की पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है। करेक्ट। तो यस, So not easy to join them, नो, basically, both from an exam perspective and a fee perspective. बट जो यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अबाउट 1 2 3 4 5 एरियाज जहाँ से अपनी इनकम बेसिकली, जो निफ्ट वाले लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि फर्स्ट दे लुक फॉर अ प्लेसमेंट एंड सो दैट दे कैन वर्क विद अदर ब्रांड्स, देन if not they can become fashion photographers, or they can become stylists, or they become content creators, or some can start their own brand slash boutique. So ठीक है, this is amazing. तुमने क्या सोचा था? मैंने ऑनेस्टली जॉब वॉज द ओनली थिंग जो मेरे दिमाग में थी, बिकॉज अगेन कमिंग फ्रॉम अ नॉन डिज़ाइन बैकग्राउंड एंड फ्रॉम अ वेरी, आई वुड से, मिडल क्लास फैमिली, नॉट अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, कहीं बीच में। तो एक वो कंडीशनिंग होती है कि इतने साल पढ़ाई करी, नौकरी नहीं लगी, कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगी, तो क्या ही पढ़ाई करी। तो आई थिंक मेरे दिमाग में हमेशा था कि जॉब ही करनी है, बिकॉज वन थिंग आई न्यू कि इतने पैसे नहीं है कि मैं इमीडिएटली अपनी ब्रांड स्टार्ट कर दूं, और इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगा भी नहीं था कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिकॉज बिजनेस, माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, सो आई हैव सीन कि बहुत मुश्किल होता है बिजनेस करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और 20 साल की उम्र पे जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो, ऑफ कोर्स इट इज़, अगर आप खोल रहे हो, अगर आप चला पा रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक बहुत कम ही लोग वो कर पाएंगे। बहुत सारी ब्रांड्स खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि नहीं एक्सपोजर है इतना, और अनफॉर्चुनेटली हमें निफ्ट में वो मिलता भी नहीं है एक्सपोजर कि ब्रांड कैसे खोलनी है, बिकॉज हमें कंडीशनली ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि आपको इंडस्ट्री में जाके जॉब करनी है। तो वही था। Great. And so I think ये जो this whole line which you just said ना, now before this, in fact अभी मेरे दिमाग में आया that you said that निफ्ट में ऐसा बोला जाता है कि that अगर आपने निफ्ट में 4 साल की डिग्री कर दी तो आप कोई बेरोजगार नहीं होगे, बिकॉज आप इतना सीख लोगे कि आप कहीं ना कहीं तो कुछ कर पाओगे. I think this has also been the ethos of
building Skrino box with you by the way. कि Skrino box में आके आप इतना कुछ सीख जाओगे फ्रॉम अ लर्नर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और यहाँ पे तो फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि आप कभी आगे बेरोजगार नहीं होगे. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी ऑल नो टुडे ओवर हियर whoever has worked at Skrino box since a long time, कि इतनी स्किल सेट्स अब आ गई हैं, इतना 0 to 1 जर्नी देख लिया है, इतने फेलियर उतार चढ़ाव देख रहे हैं, दैट वी कैन डेफिनेटली लाइक not be बेरोजगार for the rest of our lives. Now, moving forward to the next section, very interesting thing, और ये काफ़ी लोग अभी जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, काफ़ी रिलेट करने वाला है, क्योंकि फैशन एक बहुत 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 ज़्यादा बड़ा मार्केट है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट द वर्ल्ड, because consumptions have increased drastically, basically बहुत ज़्यादा increase हो चुकी हैं. And be it the supply chains, be it productions, be it consumers, ये हर एक चीज़ basically काफ़ी तेज़ी से increase हो रही है. अगर हम इंडिया की बात देखें तो 10 साल पहले जो फैशन सिनेरियो लैंडस्केप था इंडिया में, और आज की जब देखें तो बहुत डिफरेंट है. मतलब पहले बेसिकली इफ़ आई आस्क यू कि कौन से आपको ब्रांड्स पता होंगे, तो हम डेफिनेटली ब्रांड के नाम ले लेंगे कि जो भी लेगेसी ब्रांड्स हमारे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आज अगर हम देखें तो आज हर एक, चाहे वो एक टेक्सटाइल पे हो, उस पर एक अलग से ब्रांड आ गया है. वी कॉल हाउस ऑफ चिकनकारी इज़ वन ऑफ देम. आज हम देखें तो सिर्फ एक पैंट्स पे एक अलग से पूरा ब्रांड आ गया है, सिर्फ शर्ट्स का एक अलग से ब्रांड आ गया है. मैं मेंस वेयर की बात करूँ तो मैं वुमेंस वेयर में गया भी नहीं हूँ. वुमेंस वेयर में बेसिकली इतना मतलब डाइसेक्शन हो गया है इतना फैशन का आज की डेट में, दैट एनीबडी एंड एवरीबडी, बिकॉज कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम हैज़ इंक्रीज, एंड ये आगे बढ़ते ही रहेगा. माई क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट क्योंकि इतना बढ़ रहा है और इतनी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, a lot of these production houses are also opening, and काफ़ी लोग basically इसमें घुस भी रहे हैं. A lot of women especially are getting back to their age old life skills of design, क्योंकि मेरी मदर भी एम्ब्रॉयडरी करती थी, वो भी सिलाई करती थी. आई थिंक मोस्ट हम लोग के घर में वो पैर वाली सिलाई की मशीन तो होगी पुराने अगर हम देखें तो. yes, but that my question was कि that was always considered as tailoring. Yes. And you have done fashion designing. Now if we have to basically do comparison between both of them, so what is the difference between the both, and is there any difference? Number one, what if yes, what is the difference, and how can people actually visualize those differences? Okay, so first of all, of course, there is a difference. टेलरिंग फैशन डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ टेलरिंग नहीं है. सो ऑफ कोर्स टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में ये डिफरेंस है कि टेलर, ऑफ कोर्स एनी टेलर, किसी भी टेलर को भी बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है. फिनिशिंग की नॉलेज, फैब्रिक की नॉलेज, बॉडी टाइप्स की नॉलेज, वो सब टेलर्स को एक्सपीरियंस से आ जाती है. बिकॉज जब आप बार बार अलग अलग कपड़े सिल रहे हो, अलग अलग फैब्रिक सिल रहे हो, अलग अलग डिज़ाइंस भी सिल रहे हो अगर, तो बाय एक्सपीरियंस वो पता चल जाता है. बिकॉज इट इज़ अ वेरी टेक्टाइल सब्जेक्ट. मतलब फैशन बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप छू रहे हो चीज़ों को, फील कर रहे हो, आपको सामने रिजल्ट दिख रहा है. बट फैशन डिज़ाइनिंग में आई थिंक बहुत से लोगों को ये नहीं पता. अभी भी बहुत से लोग सोचते हैं डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं और फिर टेलर उसे सिल देते हैं. पर ये पूरी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. मतलब हमें ये भी सिखाया जाता है कि इंस्पिरेशन कैसे लेनी है डिजाइनिंग में. यस. कोई भी गारमेंट, अगर हम एक बेसिक से बेसिक, ये शर्ट जो मैंने पहनी है, आपने पहनी है, इसके पीछे भी एक डिज़ाइनर ने शायद 1 महीना लगाया होगा इसका कंसेप्ट बनाने में कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, उसमें टेक्सचर कैसा होगा, फैब्रिक की थिकनेस कितनी होगी. बिकॉज इसमें वो सब देखा जाता है कि कस्टमर कौन है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी बॉडी टाइप क्या होगी, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितना होगा, वो किस डेमोग्राफिक में है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, लाइफस्टाइल कैसा होगा कस्टमर का, वो कहाँ जाएंगे, कैसा बॉडी पोस्चर होगा, क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट यूजर पर्सोना ले लेते हैं. हाँ, और बहुत स्ट्रांगली वो स्टडी किया जाता है. उसके बाद भी, और ये टेलरिंग में नहीं होता. टेलरिंग में नहीं होता. टेलरिंग में आई थिंक इफ़ यू गो टू अ टेलर, मैक्सिमम वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ पहनना है और कितना ढीला चाहिए, या मतलब बेसिक्स. कॉज वो उनके बस कंस्ट्रक्शन में काम आएंगे, पर वो कंसेप्ट में काम नहीं आएंगे. अब जब हम ये पूरा पर्सोना कर लेते हैं,
देन कम्स द कंसेप्चुअलाइजेशन, जो क्रिएटिव पार्ट होता है. अभी हम जब गारमेंट खरीदने जाते हैं, आई थिंक कोई भी कस्टमर नहीं सोचेगा कि इस गारमेंट की इंस्पिरेशन शायद किसी कप से आई होगी या पत्ते से आई होगी या किसी इंसेक्ट से आई होगी. फॉर एग्जाम्पल, राहुल मिश्रा इंडिया के एक बहुत बड़े वेरी फेमस डिज़ाइनर, उनके मैक्सिमम कलेक्शंस जो इवनिंग वेयर है, ब्राइडल वेयर है, वो इंसेक्ट से इंस्पायर्ड होता है. अभी कोई भी ब्राइड अगर कोई लहंगा खरीदने जा रही है, वो कभी नहीं सोचेगी कि मेरा लहंगा किसी कैटरपिलर को देख के बनाया है. बट दैट इज़ द डिफरेंस, दैट अभी आई थिंक लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि डिज़ाइन जर्नी होती क्या है. टू पीपल फ्रॉम द आउटसाइड उन्हें लगता है कि आइडिया आया, कुछ देखा, उसे देख के लगा ऐसा तो मैं भी कुछ बना सकता हूँ, ड्रॉ करा, सिल दिया. बट सिलने में भी कौन सा फैब्रिक है, उसे कौन कैसे पहन रहा है, पहन के क्या करेगा, उस हिसाब से एक एक सीम डिसाइड की जाती है कि यहाँ पे कौन सी सिलाई देनी है. वो भी टेलर्स को बताना पड़ता है. हर टेलर को वो भी नहीं पता होगा. कोई टेलर जो 10-15 साल से सिल रहा है, शायद उन्हें वो आइडिया आ जाए, बट हर टेलर को वो भी नहीं पता होगा. एंड यही डिफरेंस होता है टेलर और डिज़ाइनर में, कि टेलर्स हमारी बैकबोन है. वो हमारे आइडियाज़ को, कंसेप्ट को एक्चुअली एक रियल लाइफ फॉर्म में लाते हैं, बट इट इज़ द डिज़ाइनर हु क्रिएट्स द कंसेप्ट. ओके, सो इंस्पिरेशन टेकिंग हो गया, कंसेप्चुलाइजेशन हो गया, इसी इन दो टॉपिक्स में ही आपके वो सारे बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं, या और कोई एलिमेंट है विच डिफर्स फ्रॉम? नहीं, इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज सैम्पलिंग, देन कस्टमर का फीडबैक लेना, सर्वेस करना, देन वी डू मार्केट एनालिसिस आल्सो. अभी कोई भी डिज़ाइनर, ट्रेंड्स फोरकास्टिंग. यस, ट्रेंड फोरकास्टिंग. अभी हाँ, मतलब ट्रेंड फोरकास्टिंग इज आल्सो अ वेरी बिग पार्ट. देन फीडबैक जनरेशन, सैम्पलिंग, ऑल ऑफ दिस. मतलब देन उसके बाद जीटीएम होता है, कहाँ प्लेस करना है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग होती है, कैसे प्लेस करना है, देन उसका शूट प्लान करना. मतलब बहुत, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी टिल इट रीचेस कस्टमर. एंड टेलरिंग में बेसिकली व्हाट आर दे की एरियाज व्हाट दे फोकस ऑन? टेलरिंग में देर इज़ आई थिंक सबसे पहले तो बेसिक गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ओके, then we have our finishing, and then we can, which are also very important parts. very important of course. And then tailoring में I think quality check भी tailoring में आएगा, उनका पहले होता है, then again दोबारा होता है. So these three things. Got it. So inspiration, conceptualization, sampling, feedback, trend forecasting, GTM, इसी के अंदर आ जाता है आपका setting up of color theories, textiles, sampling के अंदर आ जाता है कि कौन से textiles चुनने हैं, trend forecasting में आता है कि क्या trend में है and कैसे वो आगे जाएगा, go to market आ जाता है कि आप कैसे basically customers के आगे लेके जाओगे उसको, visual में कि अगर जब आप आगे लेके जाओगे तो कैसे दिखाओगे basically उसको. एंड तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं. टेलरिंग में इट्स लिमिटेड टू गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग एंड क्वालिटी चेक, विच आर ऑफ कोर्स वेरी कोर एरियाज एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड बट अ क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट जैसे जैसे इंडिया इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग एंड द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग एंड फैशन इज एक्सपैंडिंग एंड एस्पिरेशनल लेवल्स भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं टेलरिंग से बेसिकली, क्योंकि हम भी देखते हैं कि काफ़ी जो पहले टेलरिंग करते थे वो आज एक डिज़ाइनिंग का एस्पेक्ट लेके आते हैं, एक सोच लेके आते हैं और एक एस्पिरेशन लेके आते हैं. आपको क्या लगता है कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, कि विल वी सी मोर डिज़ाइनर्स इन द फ्यूचर या विल वी सी मोर टेलर्स इन द फ्यूचर? We will definitely see more designers in the future. I think एक चीज़ बहुत लोग शायद नहीं एग्री करेंगे इस ओपिनियन से, बट आई विल से दैट इंडिया फ्रॉम अ फैशन परस्पेक्टिव वाज ऑलवेज अ वेरी हाई फैशन बेस्ड कंट्री. मतलब व्हेन आई से दिस, इंडिया में टेलर्ड गारमेंट्स हमेशा से बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं हमारी सोसाइटी के. फिर मास फैशन आया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, and I think slowly, gradually, India will transition back to tailored garments, because India में इतने सारे different types of customers हैं, different body types, different lifestyles, different climates, different cultures, कि mass fashion कभी भी पूरी तरीके से हमें capture कर ही नहीं पाएगा हमेशा. एंड स्पेशली अब जब अवेयरनेस बढ़ रही है और स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, नाउ इवन 14-15 ईयर ओल्ड्स आर स्पेंडिंग मनी ऑन फैशन.
पहले ऐसा नहीं होता था, जो मम्मी पापा ने दिला दिया वो पहन लिया। अभी उनके आइडियाज हैं, ओपिनियन है, तो इंडिया विल डेफिनेटली आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स गो बैक टू अ कम्प्लीटली यू नो कस्टम टेलर्ड गारमेंट्स, जिसकी सिर्फ टेलर्स वो नहीं सफाइज कर पाएंगे। वी विल नीड डिजाइनर्स। तो मेरा भी यहाँ पे एक पॉइंट है दैट जब मैं इंडिया को पूरा एक एज अ होल देखता हूँ, एंड इंडिया इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट एंड अ वेरी डिफरेंट मार्केट अक्रॉस डिफरेंट किलोमीटर्स ऑल्सो। मतलब यहाँ से आओगे 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक डिफरेंट मार्केट होगा, एक डिफरेंट नीड होगी, एक डिफरेंट एस्पिरेशन होगा। एंड फैशन बेसिकली वैसे ही एक डाइसेक्ट हो गया है पूरे इंडिया में, एंड दैट इज़ वाई आई ऑल्सो फील दैट वील नीड मोर डिजाइनर्स देन टेलर्स, बट डिजाइनर्स हु कैन एक्चुअली प्ले अ पार्ट इन डूइंग बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज़। क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल एंड्स पे हम आज देख रहे हैं कि काफ़ी बुटीक्स खुल रहे हैं। लोग अपना बेसिकली छोटे छोटे ब्रांड्स भी क्रिएट कर रहे हैं इन देयर विसिनिटी फॉर देयर विसिनिटी, एंड व्हाट देयर विसिनिटी नीड्स, वो सिर्फ उसी को केटर कर रहे हैं। कि जैसे अभी हमारी एक स्टूडेंट है, दैट इज शी इज शैली इज जस्ट, मतलब उसके अगर आप छोटे से बुटीक पे जाओगे तो आप उसी एरिया की उसी रेडियस में जो 10 किलोमीटर का रेडियस है वहां पे क्या नीड है, बेसिकली उसी नीड के हिसाब से शी इज क्रिएटिंग गारमेंट। शी इज नॉट क्रिएटिंग कि भाई साउथ इंडिया में क्या चाहिए या फिर वेस्ट इंडिया में क्या चाहिए किसी को, या फिर राजस्थान में क्या चाहिए, या फिर मैं चिकन कारी लेके आऊँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे इक्कत लेके आऊँ मैं यहाँ पे। उसको कोई वो नहीं है, वो जानती है कि मेरे 10 किलोमीटर के रेडियस में ये है, एंड उनके लिए बेसिकली मैं ये क्रिएट कर रही हूँ। एंड ऐसे ही काफ़ी हमारे ही इंटरनल लर्नर्स बेसिकली आ चुके हैं, बट आई सी दैट वी आर गोइंग टू हैव मोर डिजाइनर्स, बिकॉज अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है इन ऑर्डर टू बेसिकली क्रिएट स्लैश बाय स्लैश डिजाइन अ गारमेंट, एंड तो आपको वो पूरा पता होना चाहिए कि फ्रॉम एज यू सेड फ्रॉम टेकिंग इंस्पिरेशन टू मूड बोर्ड सेटिंग टू कंसेप्चुलाइजेशन टू क्रिएटिंग मूड बोर्ड में आप क्रिएट करते हो ना कुछ लुक बुक्स, look रेंज books, बोर्ड, range boards, to finally coming to that creation. द लास्ट। Yes, yes. So I also feel that we're going to have more designers plus who know also tailoring. एंड आई थिंक दैट इज वाई बहुत सारे जो हमारे टेलर्स हैं उनकी भी एस्पिरेशन लेवल बढ़ रही है, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स डिजाइन। Yes. क्योंकि जब पहले टेलर्स वर ओनली फॉलोइंग कमांड्स, कि कोई भाभी जी आई उन्होंने बोला ये है, इसमें ये गला चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, ऐसा बना दो। अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज अभी इफ यू गो टू अ टेलर ऑल्सो ऑल ऑफ देम विल बी ऑन इंस्टाग्राम, वो देख रहे हैं डिजाइनर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है जिससे दे स्टार्ट सजेस्टिंग कि आप ऐसा नहीं दीदी ऐसा करवा लो, ये अच्छा लगेगा, उस सेलिब्रिटी ने ये पहना, आपका भी स्किन टोन वैसा है। एंड दे सेड वेरी कैजुअली, और हम भी बहुत ऐसे मजाक में ले लेते हैं, बट दैट इज देयर फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर कस्टमर, जो डिजाइन में भी होता है, विच आई सेड गेटिंग द डेमोग्राफिक्स, द कस्टमर एनालिसिस, वो सब अब टेलर्स ने करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जैसे वो बढ़ेगा उन्हें रियलाइज होगा कि हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें कस्टमर को समझना आ गया है। अब हम अगर डिजाइन भी समझना सीख जाए, then I can convert my tailor shop into a boutique. That boutique will slowly convert into a brand. That's why we will have more designers. Okay, so Ritvik, I think the question is that does India need more designers or tailors? And मतलब हम दोनों तो कह ही रहे हैं कि that needs more designers, but we should put up a poll, and Shreya, we should ask Shreya to put up a poll and see कि India needs more designers or tailors. And moving ahead, मतलब I think the next question जो सबके दिमाग में आएगा, ठीक है, we have said that India needs more designers or tailors for that matter, designers more of course. How do basically people transition? Number one is how do people transition from, if somebody basically कोई टेलरिंग कर रहा है या छोटा सा एक बुटीक चला रहा है, तो ट्रांजिशन कैसे करें एक डिज़ाइनर में, नंबर वन। नंबर टू, जो नए बेसिकली भारत में आ रहे हैं लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट भारत, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज ऑल्सो, जिनका एक एस्पिरेशन आ रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ टेलरिंग सिखा रहे हैं। सो वो कौन सा रास्ता लें कि वो एक डिज़ाइनर बन जाएं? So what do you think? The first question, let's start with first, कि how can people transit? I think for the transition, that is where institutes like us come into the picture mainly, क्योंकि अगर हम regular fashion colleges की बात करें, if we talk about
आई टॉक अबाउट निफ्ट क्योंकि मैंने वहाँ से करा है। तो निफ्ट में अगर कोई आप डिग्री के लिए जाना चाहोगे, एज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सबसे पहले तो। यू कैन नॉट बी अबव 22 फॉर बैचलर्स। आप अगर 22 साल से ऊपर हो आप बैचलर्स के लिए नहीं जा सकते। एटलीस्ट जब मैंने अप्लाई करा था तब ये रूल था। अब अगर ये चेंज हो गया हो तो आई एम नॉट अवेयर। सो निफ्ट पीपल प्लीज डोंट कम फॉर मी इन दी कमेंट्स। पहले यही था। बट अगर हुआ भी होगा आई एम श्योर अभी 25-26 होगा। उससे ज़्यादा कोई भी कॉलेज में किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट डिज़ाइन, आप जाओगे डिज़ाइन में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पर एक एज के बाद आप नहीं जा सकते बैचलर्स में। सेकेंडली ये बहुत एक्सपेंसिव डिग्री है फॉर समबडी हु इज़ अ टेलर। ऑफकोर्स अगर कोई टेलरिंग कर रहा है फॉर द लाइवलीहुड तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं होंगे कि वो 6 महीने में 1.5-2 लाख रुपए की सिर्फ फीस दे सके और उसके ऊपर का खर्चा अलग से। मतलब लेट्स से महीने का 1 लाख रुपए खर्चा वो नहीं स्पेंड कर पाएंगे 4 साल लगातार। तो वहीं पर इस जगह पर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी टेलर हैं, जो बेहतर बनना चाहते हैं, लाइक वी से एक कदम आगे लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ पर स्किल इन अ बॉक्स जैसे इंस्टीट्यूट्स जो बहुत कम है हमारे जैसे, पर स्किल इन अ बॉक्स ही अगर हम लें तो ये उनके लिए बहुत सही रास्ता है। क्योंकि सबसे पहले तो फीस बहुत कम है। जितना कोई इंसान एक निफ्ट, एनआईडी, पर्ल जैसे कॉलेज का 6 महीने का फीस देगा उतने में हमारा पूरा प्रोग्राम है। सेकेंडली जो वो 3 से 4 साल में सीखते हैं, अगर वो डिग्री ना भी करें, सिर्फ डिप्लोमा में भी जाए, डिप्लोमा का करिकुलम पहले तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है ऑफकोर्स, अगर वो उसके लिए भी जाएँ तो भी जितना सब कुछ वो जितने पैसे देके 2 साल में सीख रहे हैं, हम वो यहाँ पे 10 महीने में सिखा रहे हैं। और वो हम इसीलिए सिखा पा रहे हैं कि हमारा फ़ोकस यही है कि हम लोगों को अपस्किल करें, पर्सनली अटेंशन देके। एंड जब आप लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हो और आप 40-45 लोगों के साथ पढ़ भी रहे हो, आपको वो पर्सनल अटेंशन बहुत रेयरली मिलेगी until unless you are one of those extroverts who will seek it out of your teacher कि मुझ पे ध्यान दो मैम मैम मैम, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हम भी इतना आगे बढ़ पाए हैं, लोगों को हमारे इतनी बड़ी कम्युनिटी आई थिंक बन पाई है स्टूडेंट्स की भी, क्योंकि बहुत से ऐसे टेलर्स नहीं जा सकते और उनके लिए सिर्फ हम ही रास्ता तो है। लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, इवन इफ यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट स्टूडेंट बॉक्स, लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले तो मतलब ठीक है, आप ऑप्शंस हैं कि आप एक कॉलेज ज्वाइन करो वापस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप यूट्यूब से बेसिकली सीखो। और क्या ऑप्शंस हैं? आप पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर सकते हो। यस, पॉलिटेक्निक, आईटीआईज, गवर्नमेंट की जो छोटी मोटी वर्कशॉप्स होती हैं। आईटीआई आप ज्वाइन कर सकते हो to become to transition from a tailor to a designer, and then you can obviously join these platforms. यस। ओके। एंड अब अगर हम बेसिकली एक एक को डाइसेक्ट करें तो कॉलेज में ज्वाइन करना तो आई थिंक कहीं पे एज रिस्ट्रिक्शन होगा, एंड कहीं पे फीस बहुत ज़्यादा हाई होगी, एंड टाइम भी नहीं होगा किसी के पास। अब जो ऑलरेडी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, किसी के पास 3 साल या 4 साल तो नहीं होने वाले हैं ना। एंड तो उसके बाद अगर हम पॉलिटेक्निक और आईटीआई की बात भी करें तो वहाँ पे जैसे आपने कहा कि कोर्स रिस्ट्रिक्टेड होगा डिप्लोमा का, वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो बेसिकली एक डिज़ाइनर को मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगर हम यूट्यूब के बारे में बात करें तो यूट्यूब भी अच्छा है। आई टोटली बिलीव कि वहाँ पे तो सब कुछ फ्री है। आई एग्री, आई थिंक यूट्यूब बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे तो जो हमारे टेलर्स होते हैं सेल्फ टॉट होते हैं जो यूट्यूब से ही सीखते हैं। राइट। बट ओनली थिंग इज कि एक डिज़ाइनर बनने के लिए कोई इंसान जिससे बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डेफिनेटली बहुत एक्सपोजर दे सकता है बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर सकता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है उन्हें गाइड करने के लिए। दीज पीपल बेसिकली डोंट हैव अ मेंटोर। उनकी हो सकता है कम्युनिटी हो बाकी टेलर्स की ही, वेयर दे नो ईच अदर, दे कैन स्पीक टू ईच अदर, बट अभी अगर मैं यूट्यूब पर ही जाके लेट्स से एक सिंपल ब्लाउज का पैटर्न सर्च करूं, वहाँ पर 200 से ज़्यादा वीडियोस मुझे तुरंत मिल जाएंगी 30 सेकंड के अंदर, जिसमें शायद 100 से ज़्यादा तरीके होंगे लोगों के अलग अलग तरीके से बनाने का। कोई टेलर जो वहाँ पर जा रहा है खुद को अपस्किल करने के लिए, उसे नहीं पता किसका तरीका उसके लिए सही काम करेगा, कौन सा तरीका उसे आजमाना चाहिए, या अगर वो 6 से 7 तरीके ट्राई भी कर रहा है उसमें अगर गलतियां आ रही है, वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे सही होगा। बिकॉज यूट्यूब पर नो बडी विल गिव यू दैट हैंड होल्डिंग जो अगर कोई
खुद को अपस्किल करने जा रहे हैं तो उन्हें वो हैंड होल्डिंग चाहिए होगी. ओके. एंड सो स्ट्रक्चर्ड नहीं है बेसिकली यूट्यूब पे. एंड दिस इज वेयर ऑफ कोर्स द प्लेटफॉर्म्स कम इनटू द पिक्चर. एंड मतलब जस्ट फॉर अ यूजर बेस who wants to know a little bit about Skill in a Box. Of course, काफ़ी और platforms भी हैं, but what makes Skill in a Box different? I think this is a question you should answer. Okay, so Skill in a Box को different क्या बनाता है? So I think the depthness of Skill in a Box, of the content and the creation at Skill in a Box, the pedagogy basically जो हम use करते हैं सिखाने को and content बनाने को is very different from anybody else out there. क्योंकि काफ़ी यू नो इट बेटर कि काफ़ी इंटरनल काफ़ी मिक्सचर है ऑफ दिस ऑफ मल्टीपल थ्योरीज मल्टीपल रिसर्च वर्क्स जिससे बेसिकली हम इस सोल्यूशन पे पहुंचे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू फॉर्म कंटेंट एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच. एंड इन दोनों को का मिश्रण बेसिकली होना और स्केल पे टीच करना इज समथिंग बेसिकली जो हमने इंटरनली ये फॉर्मूला एक बनाया है. जिसमें आप दो ही बेसिकली लाइन होती हैं, आप क्या सीखोगे और क्यों सीखोगे. सो ये क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप हमारा कोई भी, दिस इज़ फॉर ऑल द यूजर्स, अगर आप हमारा कोई भी कंटेंट देखोगे, वेदर इट इज़ कलर थ्योरी और वेदर इट इज़ ड्रेपिंग, वेदर इट इज़ पैटर्न मेकिंग, वो इतना डेप्थनेस में ब्रोकन डाउन है, इतना टूटा हुआ है. क्योंकि जब हम हमारा बेसिकली काम क्या है, सब कुछ को तोड़ना और फिर एक एक करके आपके सामने उसको जोड़ना, जिससे आप पूरा देख पाओ कि एग्जैक्टली और अच्छी तरह समझ भी पाओ और प्रैक्टिकली आप रिलेट भी कर पाओ. So I think this is one of the ways. This is why SIB is different. Of course, the way of teaching also is very very different. And of course, AI का काफ़ी यूज़ करना and AI ये इस पे हम बात करेंगे by the way कि AI कैसे बेसिकली इम्पैक्ट कर रहा है. AI का काफ़ी यूज़ करना एंड काफ़ी लर्नर्स तक सेम टाइप ऑफ कंटेंट सेम टीचिंग मेथडोलॉजी. क्योंकि कोई भी अगर यूएसए में है या कन्याकुमारी में है या जम्मू में है या नॉर्थ ईस्ट में है या वेस्ट में है या किसी भी देश में है, बेसिकली उन सबको एक समान ट्रेनिंग मिल रही है. कोई ये नहीं कह सकता, जैसे द प्रॉब्लम विद कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स एंड स्मॉल स्केल ट्रेनिंग सेंटर्स इज दैट जो उड़ीसा में अगर किसी का ट्रेनिंग हो रहा होगा वो बहुत डिफरेंट होगा जिसका बॉम्बे में हो रहा होगा वर्सेस दिल्ली में हो रहा होगा वर्सेस आगरा में हो रहा होगा या फिर बैंगलोर में हो रहा होगा या चेन्नई में हो रहा होगा for that matter. So I think consolidation of all of this is what Skill in a Box has done, and that's what keeps us different. I think just to add to this, I think हमारा जो mindset है वो हमेशा से ये रहा है कि like you said the why is always answered कि हम ये क्यों कर रहे हैं, but also हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें ये करना है और ऐसे डिलीवर करना है. हमने हमेशा ये सोचा है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो कैसे सॉल्व करना है. तो हमने कभी वेट नहीं करा कि हम कर देते हैं, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे तब सॉल्व करेंगे. हमने बहुत टाइम स्पेंड करा है पहले ही सोचने में कि इससे पहले प्रॉब्लम आए, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन एंड लेट्स प्रेजेंट द सोल्यूशन फर्स्ट, विच मेक्स अस वेरी डिफरेंट. दूसरा, आपने एक चीज़ बोली अभी कि जो स्मॉल स्केल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है दैट व्हाट इज देयर इन उड़ीसा माइट नॉट बी देयर इन मुंबई, बट आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज देयर even in the biggest of institutes. Oh yes. Like when we take interviews or in our team itself we have people who are from different NIFTs, or when we meet inter colleges वगैरह में students from different NIFTs, or in the industry also when you interact with other centers, there are still certain centers and NIFT who is charging the same fees to every student across every center, but they don't even have full-time faculties because वहाँ लोग उन शहरों में जाना ही नहीं चाहते पढ़ाने के लिए. The kind of faculty that Delhi has or Mumbai has in an institute like NIFT, that quality of faculty would not want to go to Rai Bareli or Shillong because एक तो वहाँ पर number of students कम है, वहाँ पर I don't know, I think lifestyle or whatever it is, but a lot of faculties themselves don't go there. Like I have spoken to people from different NIFTs who will say कि हमारी एक ही फैकल्टी हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ा रही है क्योंकि अभी हमारे पास दूसरी फैकल्टी आई नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर अ गेस्ट फैकल्टी. तो आई थिंक ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी है, छोटे में भी है. दिस प्रॉब्लम इज देयर इन द होल system. Ecosystem. Yes, yes.
Okay. I mean, moving forward, if and this is probably very interesting section again. अब किसी ने भी अगर सीख लिया कहीं से, राइट, एंड उसको बिकॉज यू टोल्ड होल बेसिकली द प्रोसेस, राइट, कि कंसेप्चुलाइजेशन था, जो भी था बेसिकली डिज़ाइनर में. If we have to do a step-by-step analysis of becoming a designer, designing a garment, and taking it to the customer. So can you write down those steps from the start till the end? From becoming a designer to Starting your own label, starting your own brand, and मतलब I know it will sound easy, but it is not easy. मतलब बहुत easy sound करने वाला बात है नहीं. But if we can just lay it down for all of our viewers. I think if we start from becoming a designer, तो सबसे पहले तो if I just say बहुत important parts जो करिकुलम के होते हैं, सबसे पहले फैशन बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो हमारे हैं, जिसमें बेसिक हमारे पैटर्न्स आएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग द बॉडी टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग कलर थ्योरी, साइकोलॉजी, फैब्रिक, टेक्सटाइल्स, ये सब हमारा बेसिक्स में आएगा जो नींव होगी. उसके बाद विल कम टू सरफेसेस कि हम अपने गारमेंट्स पर और क्या क्या कर सकते हैं. देन वी कम टू कंस्ट्रक्शन, कितने टाइप का होता है, सीम्स एक्सेट्रा. देन वी कम टू द विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ इट, जिसमें इलस्ट्रेशन, देन कुछ टेक्निकल चीज़ें, टेक पैक वगैरह, ऑल आर डिजिटल बोर्ड्स, मूड बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड, कस्टमर बोर्ड, ऑल ऑफ क्लाइंट बोर्ड, ऑल ऑफ दैट. Then finally the advanced part of studying, where you learn pattern manipulation, draping techniques, and you learn advanced construction techniques, all of this. ये सब तो होगा हमारा एक डिज़ाइनर बनने का जो स्टेप्स होते हैं. once this is done, इसके बाद to create a product, सबसे पहले there is going to be we say whenever you are designing a product, हम design students को सिखाया जाता है solve a problem. Your product should be solving a problem. तो सबसे पहले you have to study your customer and your potential client and identify the problem, identify the gap. तो सबसे पहले analysis होगा, market analysis. उसके बाद ideation होगा. ideation के बाद उसका पूरा conceptualization होगा. conceptualization के बाद construction होगा. construction के बाद we will basically do our मार्केट में प्लेसमेंट उस प्रोडक्ट की. देन यू विल डू उस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स का एनालिसिस कि कितने कस्टमर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, कितने चेकआउट तक आए, कितनों ने लिया, फिर फीडबैक क्या दिया, कितनों ने कार्ट में ऐड करके नहीं लिया. मतलब आई एम जस्ट यूजिंग ऐसा ई कॉमर्स वाला, बट इन रियल लाइफ ऑल्सो स्टोर्स पे भी है, चेक किया जाता है कि कितने कस्टमर्स ने ट्राई करा पर नहीं लिया, एक्सेट्रा. एंड देन वंस दिस इज डन, जब ये पहुंच गया है कस्टमर तक, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, आई थिंक यहीं तक था. हाँ, कस्टमर तक पहुंचना. Yes. कस्टमर तक पहुंचना. ओके. सो इट्स लाइक एन 8-step प्रोसेस फ्रॉम क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट. कि पहले तो प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, डू द मार्केट एनालिसिस फॉर इट, व्हिच विल गिव यू द यूजर पर्सोना, देन यू आइडिएट, यू कंसेप्चुलाइज, देन यू कंस्ट्रक्ट, देन आपका जीटीएम होगा कि कहाँ कहाँ बेसिकली आप लेके जाओगे, फिर आपका विजुअलाइजेशन होगा, एंड रिस्पॉन्स एनालिसिस होगा कि कैसे काम कर रहा है. ओके. मतलब these are like the बेसिक macros. इसमें of course और बहुत सारे Yes. छोटे छोटे steps होते हैं. I'm process sure. में. I'm sure. And so, I mean, for anybody basically who wants to open their own brand today or work with a brand, first of all, I think let's talk about working with different brands, right? What kind of basically jobs are available today in the market? And उनके कहते हैं ना job description basically वो क्या होते हैं? Okay, सबसे पहले तो there is two main profiles जो सबसे ज़्यादा available है, which is AD and JD. As soon as you graduate, सबसे पहला जो प्रोफाइल होता है असिस्टेंट डिज़ाइनर, दूसरा होता है जूनियर डिज़ाइनर. सो जो हमारी डिज़ाइन में हायरार्की होती है, सबसे पहले इज़ योर हेड डिज़ाइनर, जो आप इमीडिएटली नहीं बनोगे as soon as you get into the industry, but head designer is somebody who either owns the label, जिनका खुद का लेबल है, या जो मेन डिज़ाइन फील्ड उस कंपनी का लीड कर रहे हैं. उनके बाद उनके जूनियर डिज़ाइनर्स होते हैं जो बेसिकली हेड डिज़ाइनर से रिक्वायरमेंट्स लेके उसकी रिसर्च वगैरह सब कुछ करते हैं, सैम्पलिंग करवाते हैं.
जूनियर डिज़ाइनर के असिस्टेंट डिज़ाइनर्स होते हैं। असिस्टेंट डिज़ाइनर्स का काम होता है बेसिकली सारा मैन पावर देखना, कि अगर जूनियर डिज़ाइनर ने बोला मुझे ये सैम्पल चाहिए तो उसकी सोर्सिंग करना, सैम्पल में क्या क्या लगेगा, कौन सा कारीगर करेगा, उसका खाका लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर बनवाना, प्लान करना टाइमलाइन की कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्टिंग लग रही है, वो सब असिस्टेंट डिज़ाइनर करते हैं। इन अ दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ डिज़ाइन स्टूडियो पर्सपेक्टिव, नॉट अ मास फैशन ब्रांड का। इसके बाद हमारे होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजर्स। तो ये बेसिकली हेड डिज़ाइनर्स के साथ काम करते हैं कि एक बार जब पीस बन गया है, डिज़ाइन बन गया है, सैम्पल बन गया है, तो उसे कैसे प्लेस करना है, कैसे वो डिस्प्ले होगा, हाउ आर वी टेस्टिंग द कस्टमर। देन विजुअल मर्चेंडाइजर्स के अलावा होते हैं हमारे ट्रेंड फोरकास्टर्स एंड एनालिसिस। सो दीज आर द पीपल हु वर्क विद मैगजीन्स और बेसिकली दे डू स्टडीज़ एंड एनालिसिस कि आगे क्या आने वाला है। देन इसके बाद होते हैं हमारे ऑफ कोर्स देयर इज़ प्रोडक्शन मैनेजर्स, पीपल हु डोंट वर्क एज डिज़ाइनर्स बट दे टेक केयर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं। सम पीपल वर्क इन हार्डकोर प्रोडक्शन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में सिर्फ टेलर्स काम करते हैं, बहुत से डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या हु कम फ्रॉम स्मॉलर बैकग्राउंड, दे स्टार्ट एज इन प्रोडक्शन। देन हमारे इफ़ यू गो इन टू द मास प्रोडक्शन साइड या वेयर हाउस वाला साइड, वहाँ पर भी डेजिग्नेशन सिमिलर होती हैं बट जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेयर हाउस में काम कर रहे हो या एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रहे हो, एज दी हेड डिज़ाइनर आपका काम होगा जो आपके क्लाइंट्स हैं हु विल मोस्टली बी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेना, उनका एक पूरा अगेन चार्ट्स बनाना कि इनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये इनका क्लाइंटेल है, इस हिसाब से हम ये बना सकते हैं, ये फैब्रिक होगा, एंड टू प्रेजेंट दैट टू योर बायर्स, बिकॉज वहाँ यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद somebody who's going to give you a mass order. क्या कहेंगे इसको, सेल्स? टेक्निकली यस, इट इज सेल्स। आप बेसिकली कोई भी पीस बनाने से पहले ही उसे बेच रहे हो, यू आर सेलिंग योर आइडिया। तो आप पूरा रिसर्च करके उन्हें अपनी रिसर्च बेच रहे हो कि हम आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। वंस दे गिव यू अ हेड्स अप, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक ब्रांड्स लाइक लुई विटॉन, वर्साचे एक्सेट्रा, वर्क विद वेरी स्मॉल एक्सपोर्ट हाउसेज एंड प्रॉब्ली नोएडा में भी कोई होगा जो हमें पता भी नहीं है। तो वहाँ पर जो हेड डिज़ाइनर होगा, दे विल डायरेक्टली स्पीक टू एलवीज हेड डिज़ाइनर, दे विल गिव अ रिक्वायरमेंट कि हमें इस सीज़न के लिए इतने पीस चाहिए, this is the customer, this is the price range we want to sell it in, how much can you produce something, इसका मुझे design options दो। So this head designer will give them options कि I can do it this is all that I can do, I can manufacture this in this much time, this much cost, उसमें इतना shipping वगैरह लगेगा, custom etc whatever। So designation same है but profile बहुत अलग होती है। And then what other profiles do we have? We have people who work for magazines or shoots etc. अभी I don't know कि इनका job title क्या होगा, but job description is basically people who set up shoots, who take care of the again whole storyboarding कि अगर एक डिज़ाइनर ने ये गारमेंट बनाया है, ये किस टाइप के मॉडल पे अच्छा लगेगा, कैसी उसकी लाइटिंग कैसा होना चाहिए, द होल सेटअप। सो दीज आर बेसिकली पीपल हु वर्क इन प्रोडक्शन, वी कॉल इट प्रोडक्शन। Then there is stylist, which is again a very mass available job profile. Stylist दो होती हैं इसमें job profiles. One is stylist to directly work with clients. This is like a B2C sort of a thing. Then there is a B2B stylist, which are stylists who work for brands. So जो directly customers के साथ काम करते हैं, this is like a one-on-one interaction where they have customers. For example, if I am a stylist, you are my customer, you will tell me कि ये मेरी जॉब प्रोफाइल है, आई स्टडी योर बॉडी टाइप, योर लाइफ स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग आई स्टाइल योर होल वार्डरोब, आई विल डू शॉपिंग फॉर यू। आप बस मुझे बताओ मेरा मंथली इतना बजट है, आई विल चूज द पीसेस, आई विल टेल यू कि आपके वार्डरोब में ये चीज़ें हैं, आपको इन्हें ऐसे ही पहनना है, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो, जिम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बेसिकली आई ओन योर वार्डरोब, you cannot make any calls. Then there are stylists who don't work full time, who work on a occasion basis. जैसे let's say you are getting married या फिर आपके घर में किसी की शादी है, and you come to me कि मतलब every day का तो I manage, अभी I need help here.
So I will tell you कि ठीक है मेरे पास ये options हैं, I have contacts with these designers, I'll take you there, I'll help you shop, मैं आपको बताऊंगा आप पे ये अच्छा लग रहा है, etc etc. Then there are stylists who work with companies. For example, I am working with Zudio. So according to their customer base, I will study it on a larger level rather than studying a one-on-one customer, and then I will tell them कि ये accessories add हो सकती हैं, या फिर VM में ऐसे करो, या फिर use this for your print media या advertisements. That is what I will do if I'm working as a stylist for a company, just to give like a wider So a picture. lot, so like a very very broad based from assistant designers to junior designers, visuals, trend forecasters, production, warehouse, requirement, sales, graphic designers also. I was mentioning then stylists, etc. etc. So काफी ज़्यादा scope है at the end of the day, and the industry is also growing. Now, नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन अगेन दैट काफ़ी लोग ये सुनना चाहते होंगे कि दैट लोगों को लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ डिज़ाइनर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन टू क्रिएटिंग अ गारमेंट एंड वो जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट होती है एंड काफ़ी लोग बीच में भी गिव अप कर देते हैं हमने ये भी देखा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट दैट डिफिकल्ट मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी, बट ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते या सीख नहीं सकते. इट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप सीख सकते हो, एंड यू कैन डू इट. कोई भी ऐसे, आई डोंट थिंक एनी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद दिस. मतलब ऑफ कोर्स लोग होते हैं जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं इन क्रिएटिंग कंसेप्ट्स, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ स्किल दैट कैन बी टॉट. इट इज़ नॉट अनअचीवेबल. So the whole process of basically going from conceptualization to basically garment creation, and when you say that it is difficult, right? What is difficult? The whole process, or like literally बैठ के काम करना that is difficult. Like pattern बनाना is difficult. आई थिंक ऑफकोर्स जो मैनुअल काम करना होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, पैटर्न बनाना एक्सेट्रा. मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग. एक बार जब आपको वंस यू गेट दी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देन इट गेट्स ईजियर. द हार्डर पार्ट इज़ गेटिंग द कंसेप्ट अप, बिकॉज आप अगर एज अ ब्रांड या फिर एज अ डिज़ाइनर इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि वो कमर्शियली वाइबल हो. एंड हर क्रिएटिव इंसान को एक वो होता है ना कि अपने आइडिया से बहुत प्यार हो जाता है. तो पहला आइडिया आया, हमें लगता है ये तो बिकेगा ही बिकेगा. That is a very bad thing to have. हाँ, and then when we do ऐसा, when we take feedback etc, and then we have to again break the whole design, start again, because in the end अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो और उसे कोई खरीदने वाला नहीं है, it doesn't make sense. Then why do we even do the hard work of making pattern, production, all that? Correct. The hard part is making a design which can actually do well commercially. Production वो सब gets easier because those are skills जो डेवलप होती ही रहेंगी. वो ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे आके दोबारा से बेस से स्क्रैच करनी है, बट कंसेप्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है. तो देन फॉलो अप क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट कंसेप्चुलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट. हम हमेशा बात करते हैं कि दे आर क्रिएटिव पीपल, दे आर नॉन क्रिएटिव पीपल. इज इट, कैन क्रिएटिविटी बी टॉट? I would say yes. I think creativity is nothing but, I would say, problem solving. एंड आई थिंक इन दी एंड हर इंसान में वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं. जब कोई भी इंसान प्रॉब्लम में होता है, हर इंसान का दिमाग इतना चलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए. इफ़ नथिंग एटलीस्ट इतना तो सबका चलता है दैट दे आस्क फॉर हेल्प. दैट इज़ द सेम थिंग वी ऑल्सो डू. When we are studying our customer or when we are consulting stylists, we are referring to trend forecasting, that's us asking for help. करेक्ट. तो आई थिंक इट कैन बी टॉट. ऑफकोर्स सबका टाइम स्पैन अलग होगा सीखने का, सबका प्रोसेस जर्नी अलग होगा, बट इट कैन डेफिनेटली बी. आई थिंक माई आंसर टू दिस इज कि जब आप फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो, यू आर ऑल्सो बेसिकली लर्निंग अ लॉट ऑफ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कलर थ्योरी हो गया, मूड बोर्डिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब आपने वो सीख लिया है, उसके बाद इंस्टिलिंग क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी लाना अपने अंदर, इज यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड देन सीकिंग इंस्पिरेशन. Inspiration can be anywhere. Inspiration can be air, earth, water, garden, cartoon, or something like that. But using those basic
process and formulas and creating something from that. Basically, I think that is your creativity at the end. Of course, creativity has no rules. एंड ये तो मतलब आई थिंक ये मैं काफ़ी बहुत सालों से जान गया हूँ कि दैट अगर आपको लगता है कि आपको इंस्पिरेशन आपका इंस्पिरेशन वो फ्लावर था, बट अगर उस फ्लावर में आपको एक और कुछ ऐसे कुछ लगाना है which is looking good, so of course I also think that creativity can be taught. Quick after this basically question, one thing I think what everybody would love to know is कितना मतलब is it better to basically start your own brand right at the beginning and go with that flow, or is it, or first you should be working with somebody and some brand? I would say to what matlab this is my opinion. I think working with a brand definitely helps cause हर ब्रांड की हर एंटरप्रेन्योर की अपनी खुद की जर्नी होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, बट ऑफ कोर्स नोइंग समबडी एल्सेस जर्नी डजंट हर्ट. तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज कि पहले वर्किंग समवेयर एल्स हेल्प्स यू बिकॉज वहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस स्ट्रक्चर, कुछ नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट्स तो मिल ही जाएंगे. एटलीस्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा कि वहाँ गलत क्या हुआ, क्या कैसे फिक्स किया उन लोगों ने. आप शायद अलग तरीके से करो बट यू इट्स बेसिकली अ केस स्टडी. आपको एक केस स्टडी तो मिल ही रही है, Very important. विच विल ऑलवेज हेल्प. So network is very important, and at the end of the day I think this is for all जो भी सुन रहा है या देख रहा है, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है, ये बड़े बुजुर्ग कह चले गए हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, फन स्टफ. अगर मैं आपको कहूँ कि यार एक शर्ट का बेसिकली पैटर्न बनाना है तो कितने स्टेप्स लगेंगे एक शर्ट का पैटर्न बनाने में? लाइक जस्ट पैटर्न या पूरी शर्ट बनानी है? अभी सिर्फ पैटर्न की बात करते हैं पहले. कितने स्टेप्स लगेंगे? देयर विल बी मेजरमेंट्स, देन बेसिक जो हमारा स्लोपर या बॉडिस होता है वो कंस्ट्रक्ट करना, एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू द शर्ट. सो 3 स्टेप्स. ओके, तो अगर मैं आपको अभी बोलूँगा कि शर्ट का ऐसे पैटर्न बना के दे दो तो आप ऐसे बना लोगे? यस. ओके, we'll have a pen. ओके. हाँ. लाइक अभी बिना मेजरमेंट्स के? हाँ. ओके, चलो. सो सबसे पहले कि कोई भी पैटर्न जब हम बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू मार्क योर लॉन्गेस्ट मेजरमेंट. ओके. तो शर्ट में हमारी वर्टिकली जो लेंथ होती है दैट इज योर लॉन्गेस्ट मेजरमेंट. यू मार्क दिस. इसके बाद वी स्टार्ट एक्सपैंडिंग द पैटर्न. इस लेंथ को, फर्स्ट मेजरमेंट को हम अपना सेंटर रखें. सो जब हम बॉडी की मेजरमेंट लेते हैं, योर बॉडी वी टेक इट इन सर्कमफेरेंस. फॉर एग्जाम्पल योर चेस्ट इज मेजर्ड इन सर्कमफेरेंस, वेस्ट, एवरीथिंग. उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. इफ यू ब्रेक डाउन योर शर्ट, देयर इज सेंटर, फ्रंट, देन देयर इज अ राइट पैटर्न, लेफ्ट पैटर्न, सेम बैक में भी आपका राइट और लेफ्ट. सो अब हम इसे साइड्स में एक्सपैंड करना शुरू करेंगे. सबसे पहले आपके शोल्डर का हाफ, ठीक है. देन हम अपना नेक मार्क करेंगे. यहाँ पर वील गो 3 इंचेस डाउन, 3 इंचेस ऑन द साइड इफ़ वी आर मेकिंग अ मेंस शर्ट, बिकॉज स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम नेक का लेते हैं. हाफ इंच एक्सटेंड करके हम इसे ब्लेंड कर देंगे. देन हमारा शोल्डर हमेशा स्लोप पर होता है, कभी सीधा नहीं होता. तो हम यहाँ से नीचे आएंगे, शोल्डर अटैच करेंगे. दिस बिकम्स योर शोल्डर स्लोप. ये वाला यस. सो दिस इज योर शोल्डर. ये कट जाएगा. ओके. यस. तो अभी हमारे पास नेक हो गया, शोल्डर हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज आर्म होल. अभी आर्म होल शुरू करने के लिए हमें पता होना चाहिए ख़त्म कहाँ हो रहा है. सो वी विल बी मार्किंग आवर चेस्ट मेजरमेंट फर्स्ट, ठीक है. चेस्ट के बाद हम पहले नीचे आएंगे. वी विल ऑल्सो मार्क द हिप मेजरमेंट, बिकॉज हमारी शर्ट जो होती है वो हिप पे एंड होती है. सो विल मार्क द हिप मेजरमेंट हियर. इन दोनों के बीच में यू विल बी मार्किंग योर वेस्ट. देन वी विल अलाइन दी armhole. We'll go to the waist. Armhole is to chest, chest to waist, and waist to hip. Yes. Okay. This is if you're making a slim fit. Usually men's wear में हम क्या करते हैं? We take the side seam straight. We don't give the regular fits. Regular fits. अगर slim fit है तो हम waist लेंगे, वरना हम सिर्फ मार्क करेंगे waist कहाँ आ रही है. We will not give any sort of shape. It will just be a straight line. Then hemline अगर हमें change करनी है, we'll go higher. We'll give the curve in hemline. कोई भी चेंजेस जो भी आपको करने हैं. अगर शर्ट में प्लैकेट है, होगा ही, तो सेंटर में एक्स्ट्रा चाहिए होगा. सो यू विल एक्सटेंड कितने इंच का आपका प्लैकेट है. ये वो जहाँ पे बटन लगते हैं. यस.
So you'll need extra fabric इसके लिए center से. So we make our placket and this is how you make a shirt pattern. ओह वाओ, इसको बस ऐसे काट दो और जोड़ दो और बन जाएगी शर्ट. हाँ, अभी इसमें हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे. हाँ. बस ये बॉडी की मेजरमेंट का है, इसे सिलने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए. हाँ. सो कोई भी स्ट्रेट लाइंस जो हमारे जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं विल गो 1 इंच. सो शोल्डर पे 1 इंच, साइड सीम पे 1 इंच. कोई भी कर्व होता है वहाँ पे हाफ इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते, बस 1 इंच लेंगे तो कर्व की शेप बदल जाएगी. सो हाफ इंच ऑन द नेक, हाफ इंच हियर ऑन द आर्म होल. नीचे हमें कैसी फिनिश देनी है उस पर डिपेंड करता है. हाउ मच एक्स्ट्रा यू टेक दैट एंड नाउ वी कैन कट इट. Oh wow. So we have a shirt. So anybody who is viewing this now knows how to make a shirt pattern, basically. Great. So I mean, this was not very difficult, to be very honest. Like I'm not a designer. मैं designer नहीं हूँ. This is not very difficult. And अब जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे where do people generally make mistakes in making this shirt? चलो हाँ. आई थिंक मिस्टेक्स होती हैं सबसे पहले तो बिकॉज जब हम ह्यूमन बॉडी को देखें इट्स अ 3D फॉर्म. मतलब इट हैज़ शेप्स, इट हैज़ कर्व्स. जब हम पैटर्न बनाते हैं पैटर्न एकदम फ्लैट है, पैटर्न इज 2D. तो किसी 3D चीज़ को 2D में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि कौन सा कर्व कहाँ आएगा. जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आर्म होल कर्व बनाने में. लोगों को नहीं समझ आता कितना डीप जाना है, कैसा कर्व आना चाहिए. स्पेशली अगर आप स्लीव लगा रहे हो तो कर्व की डेप्थ कम होगी, अगर स्लीवलेस है तो ज़्यादा होगी. तो दैट इज़ वेयर पीपल थोड़ा सा स्ट्रगल होता है. बिकॉज अभी यू कैन नॉट इमेजिन हर एक चीज़ इन द बिगिनिंग. ऑफकोर्स आप एक बार 7-8 पैटर्न्स बना लो फिर यू गेट इट राइट. इन द फर्स्ट फ्यू पैटर्न्स दिस इज़ द हार्ड पार्ट. बिकॉज अभी आर्म होल ऐसे नहीं पता चल रहा कि ये कर्व किस शेप में जा रहा है. Correct. बट इन दी पैटर्न यू हैव टू गिव दैट शेप. सो इट्स शुरू में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होता है Okay. एंड देन यू गेट इट. Okay. All right. Interesting. Very, very interesting. Okay. So, ऋत्विक, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सब आई थिंक मेनली डिज़ाइनर्स, मेनली बडिंग एस्पिरेशनल डिज़ाइनर्स भी काफ़ी सोचते हैं इसके बारे में. फैशन शोज़. एंड क्या फैशन शोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंड हाउ इज़ द इंडियन फैशन शो मार्केट वर्सेस द अदर्स, एंड फैशन शो के अलावा और लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. यू सेड क्या फैशन शोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. माई आंसर इज नो. Okay. How is Indian fashion shows different from other countries? Indian fashion shows are nothing but a marketing strategy. It's a marketing gimmick. कि फैशन शो का पर्पस क्या होता है? It is basically presenting your garments to buyers. That is why we do the show, ताकि हम buyers को दिखा सकें कि ये कस्टमर पर कैसा लगेगा. To give them a visual idea. इंडिया में जब फैशन शोज होते हैं मोस्ट ऑफ द फैशन शोज डोंट हैव बायर्स, दे जस्ट हैव ऑडियंस हु हैज कम देयर फॉर एंटरटेनमेंट. तो उस फैशन शो का कोई पर्पस नहीं है. इट इज़ जस्ट डन फॉर एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग. उससे ऑफकोर्स जो लोग देखने आए हैं दे विल टेक पिक्चर्स, दे विल पोस्ट स्टोरीज. तो आपकी मार्केटिंग हो रही है बट आपकी सेल्स वहाँ से डायरेक्टली नहीं होंगी. इफ़ यू गो टू मिलान फैशन वीक और यूएस फैशन वीक, वहाँ पर ऑर्डिनरी लोग आप जैसे हम जैसे हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करके जाना होगा एंड देयर इज़ वेरी लिमिटेड सीट्स फॉर नॉन बायर्स. मेजॉरिटी द फोकस इज टू गेट द फर्स्ट 3, 5 और 10 rows filled by buyers. And these are not as a small retail buyers. These are buyers who will buy in bulk, who's gonna give you an order कि मुझे इस पीस के 1000 pieces चाहिए. Because these are buyers like Walmart और buyers जिनके chains हैं. So that is why other countries do fashion shows. In India, we do it more for marketing, which is why it doesn't have that big of an impact. But I think we also in India do it more for one day self praise. हाँ. कि मतलब बस It's a wow, validation. हाँ oh wow हमारा गारमेंट फैशन शो पे आ गया, but that dies very soon. Very soon. मतलब इट इज़ अ कॉस्ट जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर न्यू डिज़ाइनर्स. बिकॉज पहले तो किसी ने अभी ब्रांड शुरू करी है, अभी फैशन शो करेंगे, दे हैव टू पे फॉर
the whole setup. They have to pay for models, they have to pay for stylists, they have to pay for the spot dadas, etc. Because backstage बहुत ज़्यादा staff लगता है. Then the whole lighting is expensive. You have to get a DJ, which is expensive. Your people who you are inviting, audience, उनका refreshments, etc. Again, a lot of expense. इतना सारा expense के बाद sales आपकी barely होती है. Because most people have come there with the mindset of just coming there for the experience. बहुत कम लोग इस mindset से आते हैं कि अच्छा कुछ अच्छा लगा तो हमें खरीदना है या ये brand बेक भी रही है. तो that is why most small brands who get into fashion shows suffer a lot of loss, because उनका 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा तो गया, उससे सेल आती है मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपए की. बट यू आस्क्ड कि और क्या कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फैशन शोज. आई थिंक थैंक्स टू सोशल मीडिया, इफ यू इन्वेस्ट इवन हाफ ऑफ दैट मनी इनटू डूइंग अ कमर्शियल शूट, दैट रीचेस अ लॉट मोर पीपल. अगर आपको सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजीज वगैरह, इफ यू स्टडी दैट, तो बहुत कम पैसे में, या फिर जितना पैसा आपके शूट के सेटअप वगैरह में लग रहा है उसके बाद भी इतना बच जाएगा दैट यू कैन रन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सेट्रा एंड मेक इट रीच मच मोर वाइडर ऑडियंस, जहाँ से सेल आएगी, रिकवरी. जितने आपके फैशन शो में आए भी नहीं थे उसके मतलब तब 5x 10x. यस, मतलब 10x, आई वुड से 20-50x. Yeah, I agree. Interesting. One of the last things before we basically end this, because I'm sure कि हम हर एक टॉपिक के ही डेप्थ में जा सकते हैं कितना, but we don't have that much time today. हम अपने ऑडियंस से पूछेंगे कि that what topic do they want us to speak on, and we speak on that topic. But AI and fashion, क्योंकि हम भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, and how is AI disrupting fashion? And do you think that AI will take away fashion jobs, or it will give more jobs, or what will AI do in fashion? ओके, आई थिंक अगेन ये बहुत ऐसा सब्जेक्टिव ओपिनियन होगा. दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिकॉज बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है. बट आई थिंक एआई विल नॉट टेक अवे जॉब्स इन फैशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज फैशन में आई वुड से 80% ऑफ द जॉब्स रिक्वायर मैनुअल लेबर. ठीक है, ओनली 20% ऑफ देम आर रिलेटेड टू कंसेप्ट एंड all the things that you do digitally. Rest, मतलब जितनी भी हमने वो जॉब प्रोफाइल्स लिखी थी, इफ़ यू गो थ्रू डिस्क्रिप्शन, उसमें से शायद 20% ही होंगी लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन, पीपल हु आर इनटू मास मीडिया, ऑल ऑफ दैट. वहाँ पर मे बी एआई कैन रिप्लेस यू, बट ओनली इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ एआई. अगर आपको पता है कि आप एआई कैसे यूज़ कर सकते हो, इट कैन बी योर बिगेस्ट एसेट. कॉज if you are a designer who's working with building concepts, who has to study customer, who has to study market, AI does it for you so much faster, so much easier and cheaper. So how is it taking your job? It is making your job easier. But if you are somebody who's into print, etc., AI can create prints much faster than you. Somebody who just knows basic communication skill, जो AI से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मे बी कैन रिप्लेस यू. दैट इज़ वेयर यू गेट रिप्लेस बाय AI, बिकॉज आप मैनुअली प्रिंट्स बना रहे हो. ऑफकोर्स फोटोशॉप या कोरल, वट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, इट टेक्स टाइम. बट somebody can just write down a prompt, get 100 print samples वहाँ पर, तो ऑफकोर्स that is where you can be replaced. But if you train yourself to use AI, you are already building prints for the company. They will not go outside कि हम किसी और से बनवा लेते हैं. If you train yourself first, you get to keep your job. So I also have the same take यहाँ पे कि जिसने AI को adopt कर लिया, I think they are going to live the next decade amazingly well in fashion. And जिसने नहीं किया, they are the ones basically who are going to face the wrath of not learning AI. And so that is why we also include a lot of AI in our program as well. But yes, I think that's it for today. I think काफ़ी basically हमने at macro level काफ़ी चीज़ों की बात करी है. And I hope that a lot of viewers have a lot of other things to take. But if you have anything basically which you would want us to ask, कि अगर आपके कोई दिमाग में और कुछ है चीज़ें जिसके बारे में थोड़ा सा और आप डिटेल में जानना चाहते हो, you can obviously comment. We will definitely, ये हमारा आई थिंक पहला एपिसोड है एक कदम आगे का, बट हम यही कहेंगे कि एक कदम आगे बढ़ते रहो यार, रोज़ कुछ ना कुछ बेटर करते रहो, बिकॉज
one last thing which we didn't speak about was we really want to speak about is people, and I think people around you are very important in your life, and आपका network ही basically define करेगा कि आप कैसे हो and आप कहाँ जा रहे हो. Skinner box is Skinner box because of the people around it, and हमें कठिनाइयाँ आती हैं, हमें तो तूफान भी आते हैं, etc., but we cross all of that because of the people we have built at Skinner box. If you want to know कि how did we actually build a strong knit team, obviously comment karo. We'll probably make a different video on that. That's a whole different conversation. But yes, thank you so much Ritvik, thank you so much Prateek, and I'm sure that काफ़ी लोगों को, I hope that काफ़ी लोगों को अच्छा लगे, काफ़ी लोगों की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें बात हुई हैं. What are your last takes, thoughts? I would first say thank you so much, audience, if you are still here. एंड यस, आई थिंक अभी हमने काफ़ी मैक्रो लेवल पे बात करी है. इफ दिस जनरेटेड क्यूरियोसिटी इन यू, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, डू ड्रॉप अ कमेंट एंड वी आर हियर फॉर यू, विद यू. दैट्स ऑल व्हाट वी डू एट स्किल इन बॉक्स. अगर आपको स्किल इन अ बॉक्स के बारे में और जानना है, इफ़ यू आर somebody who is into fashion या फिर entrepreneurship, if you're planning to launch your own brand, you can just ask questions about that also. We are here to help, and thank you.